Now we will come on to the 1966 to 1969। हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे, योजनावकाश, क्योंकि इस दौरान हमने छोटी छोटी कुछ योजनाओं के ऊपर काम किया ताकि हम वापस अपनी जो इकोनॉमी है उसको सुधार सकें और वापस अपना देश को विकास की राह पर ला सकें। यहां पर जो पहला काम किया गया 6/6/1966 6 जून 1966 हमने किया अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमने अपनी मुद्रा का मान कुछ हद तक कम कर दिया। देखिए, जब हमारे देश का आयात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, निर्यात काफी कम हो जाता है, जिससे हमारे रुपए की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अपनी करेंसी की वैल्यू को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हम जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा माल कैसा हो जाता है, सस्ता हो जाता है, और आयात करते हैं तो वो हमारे को महंगा पड़ता है, जिससे आयात अपने आप ही कम हो जाता है और जो निर्यात है वो अपने आप ही बढ़ जाता है, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो वापस पटरी पर आ जाती है। जब हम फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे तब उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, तब हम डिटेल में जाएंगे इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल हम केवल इतना ही समझ लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब अपनी करेंसी की वैल्यू को कम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन। इसके साथ साथ हमने 1966 में एक और योजना चलाई, जिससे हमारे देश में खाद्यान्नों की समस्या को सुधारने में मदद मिली। दैट इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जो थी हम लेकर आए। हरित क्रांति का क्या मतलब होता है, खाद्यान्नों में वृद्धि, यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उच्च कोटि के बीजों द्वारा कृषि, इसको हम बोलते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हम लेकर आए 1966 में। बेसिकली हम जो गेहूं के खाद्यान्नों को बढ़ाने के लिए हमने यहां पे शुरुआत करी, कि हमने जो शुरुआत करी हरित क्रांति की, वो गेहूं से करी, ताकि गेहूं में जो है हम एक प्रकार से अपनी फसलों को आगे बढ़ा सकें और कुछ हद तक हम आत्मनिर्भर हो सकें। एक चीज याद रखिएगा, भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है, दैट इज MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक। और अगर हम विश्व की बात करें, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, जो कहां से हैं, मैक्सिको के नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जो है ये जनक जो है ये माने जाते हैं। और भारत में MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा, स्वामीनाथन ने भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत से काम किए हुए हैं, और अभी भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा हुआ है किसानों की आय को दुगना करना 2022 तक, उसके लिए भी ये, उस योजना के ऊपर भी ये काफी हद तक काम कर रहे हैं MS स्वामीनाथन। जब हमारे देश में हरित क्रांति आई और हमारे देश की स्थितियां कुछ सुधरी, तब उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो थी अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना के ऊपर काम किया। अब हम बात करेंगे 4th 5-year प्लान। कब से कब तक रहा, 1969 से 1974। 1969 से 1974 हमने अपनाया चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका मॉडल जो था वो नाम जाना जाता है
एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल गाडगिल प्लान, गाडगिल योजना के रूप से जाना जाता है। और यहां पर हमने जो टारगेट रखा वो वापस वही रखा जो पहले रखा गया था, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता जो था हमने इसके अंतर्गत जो था ये लक्ष्य रखा, वापस लक्ष्य रखा। ये जो योजना थी शुरुआत बहुत ही बेहतरीन रही, बहुत ही अच्छी रही। इस योजना के शुरुआत में हमने सबसे पहले 19 जुलाई 1969 19 जुलाई 1969 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी कि हमने क्या किया, जो हमारे 14 बड़े प्राइवेट बैंक थे उनको हमने सरकारी बैंकों में कन्वर्ट कर दिया। ये हम पढ़ चुके हैं, जब हमने बैंकिंग पढ़ा था तो हमने इस डिटेल में पढ़ा था इसके बारे में। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये सब क्या थे, पहले सब प्राइवेट सेक्टर बैंक थे और इनको सरकार ने अपने अधीन ले लिया। और इसके साथ साथ 1970 में हमने चलाया व्हाइट रिवॉल्यूशन, हमने चलाया श्वेत क्रांति, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लेकर आए, जिसको हम नाम देते हैं दुग्ध क्रांति। दुग्ध को उत्पादन को बढ़ाना इसी पंचवर्षीय योजना के देने वाले थे। व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन लेके आए हमारे देश में? लेकर आए वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन अमूल के संस्थापक। अमूल पता ही होगा आपको, अमूल जो हमारा आनंद में है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, उसकी स्थापना करने वाले वर्गीज कुरियन जो थे हमारे देश में श्वेत क्रांति लेकर आए। वर्गीज कुरियन जिनका जन्मदिन जो आता है कब आता है? 26 नवंबर को आता है और उस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे। इसके बाद 1970 इलेक्शंस चल रहे थे और इलेक्शंस के दौरान इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ। याद रखिएगा, इस योजना का हिस्सा नहीं था, केवल एक गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 1970 के इलेक्शंस के दौरान। इसी पंचवर्षीय योजना में 1973 में हमने चलाया ऑपरेशन टाइगर। बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन टाइगर जो था 1973 में चलाया गया। याद रखिएगा, 1973 से पहले जब हमने ऑपरेशन टाइगर चलाया, उससे पहले हमारा जो राष्ट्रीय पशु होता था वो शेर होता था, जो हमने अशोक स्तंभ से लिया था। लेकिन 1973 में जब हमने ऑपरेशन टाइगर चलाया तो हमने अपना जो राष्ट्रीय पशु था उसको परिवर्तित कर दिया टाइगर में। इसके साथ साथ इस पंचवर्षीय योजना में और भी बहुत से कार्य हुए। स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन वही हमारी नियति कि हमने वापस एक युद्ध लड़ लिया। 1971 इंडो पाक वार, एक और भारत पाकिस्तान युद्ध। और इस युद्ध में बेशक हमारी जीत हुई, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी युद्ध होता है, चाहे हम युद्ध जीते चाहे हम युद्ध हारे, अर्थव्यवस्थाओं की हार हो जाती है। यही भारत के साथ फिर हुआ। हमारी इकोनॉमी जो थी वो पीछे चली गई और 1972-73 वापस आया ड्रॉट, सूखा। और इस युद्ध की एक और खासियत रही, आपको पता ही होगा, जब यह युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान टूट गया, ईस्ट पाकिस्तान टूटा और क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। और यह माना जाता है कि लगभग 50 लाख शरणार्थी बांग्लादेश छोड़कर या ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए।
भारत के पास पहले से ही खाद्यान्नों की कमी, ऊपर से युद्ध का संकट, ऊपर से और बड़ी सारी समस्याएं, मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही थी। हमारी स्थिति जो थी वो बहुत बहुत ज्यादा खराब होती चली गई। और 1974 आते आते हमारी जो इन्फ्लेशन थी, मुद्रास्फीति जो थी, जो पिछली पंचवर्षीय योजना में 26 पर थी, उसका उल्टा हो गई, 62% हो गई। यानी कि हमारी जो स्थिति थी वो बहुत ही भयानक हो गई। हमने जो ग्रोथ रेट का, विकास दर का जो लक्ष्य रखा था 5.7%, और हमने प्राप्त किया केवल 3.3%। यानी कि हमारी जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। यहां पर यह माना जाता है कि इंदिरा गांधी को वही करना चाहिए था जो उसने पहले किया था, योजनाओं को विराम दिया था, कुछ छोटी छोटी योजनाएं चलाई थी जिससे देश की स्थिति वापस सुधरी थी। लेकिन यह माना जाता है कि 1973-74 तक आते आते कांग्रेस कई टुकड़ों में बंट चुकी थी और इंदिरा गांधी की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी बहुत ज्यादा खराब थी। और यह माना जाता है कि इंदिरा गांधी को जब चाहिए था कि इस प्रकार से विराम देते, लेकिन उसको लगा कि यदि उन्होंने यहां पर योजनाओं को विराम दिया तो ये उनकी हार के रूप में देखा जाएगा, जिस कारण से उन्होंने यहां पर योजनाओं को विराम नहीं दिया और उन्होंने बना दी अपनी 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5-year प्लान, 1974 से 1979 एक नई योजना के रूप में आती है। जो ये योजना थी, इस योजना को बनाने का जो ये मॉडल था, उसको बनाने का जो काम दिया गया था वो दिया गया था लकड़वाला को। लकड़वाला को जो था ये काम दिया गया था, लेकिन लकड़वाला के बीच और इंदिरा गांधी के बीच विवाद हो गए, जिस कारण से लकड़वाला ने इस योजना को बनाने का काम बीच में ही छोड़ दिया और इस योजना को बाद में बनाने की जिम्मेदारी दी गई डी धर को। इसलिए ये जो योजना है वो डी धर योजना के नाम से जानी जाती है। धर योजना के नाम से ये योजना जो है वो जानी जाती है। और यहां पर टारगेट, लक्ष्य पहली बार रखा गया गरीबी हटाओ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया गरीबी हटाओ। इस योजना का मुख्य लक्ष्य के अंतर्गत आया। योजना की शुरुआत एक बहुत ही, यह माना जाता है, विचित्र प्रकार से हुई। एक बहुत ही खतरनाक स्टेप लिया गया, यह माना जाता है, क्योंकि एक अच्छा स्टेप था, लेकिन हमारे देश के विकास के लिए काफी आवश्यक था। लेकिन चूंकि उस समय हम आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, इसलिए यह कदम जो था हमें और अधिक आर्थिक संकट की तरफ ले गया। 18 मई 1974 हमने किया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हमने जो था यहां पर किया। और जब हमने ये पहला परीक्षण किया तो बहुत से जो देश थे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, चाइना, जापान, हमसे नाराज हो गए और हमको जो आर्थिक मदद दी जा रही थी वो सब रोक दी गई। पहले से ही हम संकट से गुजर रहे थे, ऊपर से आर्थिक मदद रोक दी गई। हमारी स्थिति जो थी और ज्यादा खराब होती चली गई। याद रखिएगा, जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, इसका कोड नेम दिया गया था बुद्धा इज स्माइलिंग। बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। और इसके
प्रोजेक्ट इंचार्ज थे हमारे बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना। रमन्ना जो थे वो इसके प्रोजेक्ट इंचार्ज थे हमारे पहले पोखरण परीक्षण के। स्थितियां इंदिरा गांधी के हाथ से निकलती जा रही थी, लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो रहे थे। यहां पर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने भारत में काफी सारे परिवर्तन ला दिए। यहां पर एक आंदोलन चलाया गया, आप सबने नाम सुना होगा इस आंदोलन का, जेपी आंदोलन। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ आयोजन किए, काफी सारे उन्होंने उसके खिलाफ जो थे प्रचार किए। इंदिरा गांधी को लगा कि अब स्थिति उनके हाथ से निकल रही है, इसलिए उन्होंने उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनको कहकर 25 जून 1975 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। आंतरिक कारणों से, ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, भारत में पहली बार और एकमात्र बार जो था राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और यह माना जाता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई तब इंदिरा गांधी ने सभी जो कदम थे वो उठाने शुरू किए। और यहां पर इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिन्होंने देश को आगे विकास करने में काफी हेल्प करी। और एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसी योजना चलाई जो अभी तक कार्यरत है। यहां पर उन्होंने पहली बार शुरुआत करी, अच्छी शुरुआत पहले से थी लेकिन उसको पूर्ण रूप से नया एमएसपी की शुरुआत यहीं पर से की गई। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत यहीं से की गई। यहां से जो किसानों थे उनको उनकी फसलों का पूरा दाम मिल सके, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न आए, इसीलिए एमएसपी की शुरुआत की गई। अगर पता होगा कि अभी भी सरकार रबी और खरीफ की फसलों के लिए जो है कीमतें निर्धारित करती है। इस समय 26 फसलों के लिए जो भारत सरकार है वो फसलें के दाम निर्धारित करती है और उस रेट से कम दाम पर किसानों को अपनी फसल बेचने की आवश्यकता नहीं है। इस दाम पर जो भारत सरकार है उनसे फसलें खरीद लेती है ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा जो हक है वो मिल सके। और जब सरकार ने यह योजना चलाई, इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज का विस्तार किया, दैट इज पीडीएस, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली। जन वितरण प्रणाली की शुरुआत यहीं पर ही से उन्होंने करी, जिससे हमारे यहां पर जो विकास प्रक्रिया है उसको ठीक किया जा सके। क्योंकि जब जन वितरण प्रणाली है, इसका सिंपल सा अर्थ क्या होता है कि यानी कि सरकार के द्वारा वस्तुओं को बेचना शुरू करना। अब जब सरकार फसलों को बेचेगी, किसानों से खरीदेगी और उसको आगे बेचेगी, तो सरकार नेचुरली बात है सस्ते दामों पर बेचेगी, जिससे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी। महंगाई दर अपने आप नीचे आनी शुरू हो जाएगी जब वस्तु की दाम जाएगी, और इसके अलावा वस्तुओं की काला बाजारी अपने आप कम हो जाएगी। नेचुरली बात है, क्योंकि जब सरकार सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर देगी, जो जिन्होंने अपने गोदाम अपने स्टॉक्स को भर के रखा हुआ है उसको बाहर निकालना शुरू कर देंगे, जिससे हमारी जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा सुधरनी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी ने जो पिछली योजना की शुरुआत करी थी उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करवाया, दैट इज फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन जो है यहां पर उसको विस्तृत रूप से उसके अंतर्गत काम किया गया ताकि भारत में जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सके। ये सब चीजें जो थी इस योजना के अंतर्गत आ रही थी, काम कर रही थी। इसी के साथ साथ एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर को, रूरल सेक्टर को और अधिक विस्तृत कर दिया, उसको और सरल बना दिया। यहां पर 2 अक्टूबर
1975 को शुरुआत की गई रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत यहां पर की गई ताकि रूरल सेक्टर को भी अधिक विकसित किया जा सके। इसके साथ साथ 1976 में लेकर आया गया 42वां संविधान संशोधन विधेयक, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम नाम देते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान, जिसको हम यही नाम देते हैं छोटा संविधान, क्योंकि यहां पर संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। ना केवल परिवर्तन किए गए बल्कि जो प्रस्तावना था प्रीएम्बल में भी परिवर्तन किए गए, जिसमें प्रीएम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए, जो बाद में केशवानंद भारती केस में फाइनल भी किया सुप्रीम कोर्ट में कि जो प्रस्तावना है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन नए शब्द जोड़ने के लिए जो उसके मूल शब्द है उनको हटाया नहीं जा सकता, ये आपको पता ही होगा। जब स्थितियां धीरे धीरे सुधरती रही तब इंदिरा गांधी ने 21 मार्च 1977 आपातकाल हटा लिया। आपातकाल को हटा दिया गया, इमरजेंसी रिमूव्ड, यानी कि याद रखिएगा 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया और 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटा लिया गया, यानी कि लगभग 21 महीने तक जो आपातकाल था वो लागू रहा। जब आपातकाल हटा दिया गया तब उसके बाद इलेक्शन करवाए गए और 1977 में इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस हुए और उसमें इंदिरा गांधी की हार हुई और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है हमारे नए प्रधानमंत्री बने। और याद रखिएगा जो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने 1977। और जब ये प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने जो पहला काम किया 1978 5th प्लान स्टॉप्ड मिडवे, 5वीं योजना बीच में ही रोक दी गई। 5वीं योजना को बीच में ही रोक दिया गया और इसके स्थान पर 1978 में वो एक नई योजना लेकर आए, नाम दिया गया रोलिंग प्लान, अनावृत या चक्रीय योजना, जो गिरनार मॉडल पर आधारित थी। गिरनार मॉडल पर यह आधारित योजना जो थी यह बनाई गई, लेकिन इनका कहना था कि योजना तो हम 5 साल की ही बनाएंगे, लेकिन इस प्रकार से बनाएंगे कि हम हर साल उसमें फंड अलॉट करेंगे, उस योजना को देखेंगे। यदि योजना ठीक प्रकार से अच्छी प्रकार से चल रही होगी तो क्या होगा, उस योजना को आगे फंड अलॉट किया जाएगा, उस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यदि योजना ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही होगी तो योजना को बीच में ही रोक दिया जाएगा और उसके स्थान पर नई योजना लाई जाएगी, यानी कि योजना जो है वो रोल ओवर हो जाएगी। इसको नाम दिया गया रोलिंग प्लान। लेकिन अभी इस योजना के ऊपर ज्यादा कुछ काम हो पाता, तभी 1969 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और हमारे नए प्रधानमंत्री बन गए चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे ये हमारे नए प्रधानमंत्री बन गए। तो याद रखिएगा ये भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कभी संसद नहीं गए, क्योंकि जब इनको संसद में अपना मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए जाना था, अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए जाना था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इनके पास नंबर संख्या नहीं थी। लोकसभा में
विश्वास मत हासिल करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया और 1979 में घोषित हो गए मिड टर्म पोल, मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी गई। और जब मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी गई तो जनवरी 1980 वापस प्राइम मिनिस्टर बन गई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है वो वापस प्रधानमंत्री पद पर आ गई। और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही जो पहला काम किया, 1978 में जो योजना चलाई गई थी रोलिंग प्लान, इसको यहीं पर ही बंद कर दिया। यानी कि जो रोलिंग प्लान है ये आता है 1978 से 1980 तक। और यहां तक पर आते आते हमारी स्थितियां जो थी कुछ सुधर चुकी थी। याद रखिएगा, इस योजना में जो फिफ्थ प्लान था, फिफ्थ प्लान जो ग्रोथ रेट, विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 5.2%, और हमने जो ये अचीव किया दैट बाय 5.3%। यानी कि यहां पर हमने जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया था। यानी कि इमरजेंसी के दौरान हमारी जो स्थितियां थी उसमें काफी हद तक सुधार हुआ था और विकास प्रक्रिया जो थी वो आगे चली गई थी। दैट इज आवर फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स प्लान 1980 to 1985, 1980 से 1985 तक की अब हम बात करते हैं। यहां पर मैंने जैसे बताया इंदिरा गांधी वापस प्रधानमंत्री बन चुकी थी। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री जब बनी तब उनको अब यहां पर एक चीज का और एहसास हुआ कि अब विकास को आगे लेकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम विकास प्रक्रिया को आगे लेकर नहीं जाएंगे तो जो जनता है वो हमें स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए यहां पर विकास को मुख्य लक्ष्य रखा गया, विकास को आगे जाने के लिए जो था वो काम किया गया। जब हम इस योजना के अंतर्गत आते हैं तब इसमें हमने आगे काम किया। अब यहां पर आप एक चीज और याद रखिएगा, जब हमने पहली 5 योजनाएं पढ़ी तो हमने यहां पर एक चीज पढ़ी कि जो योजनाएं थी उसमें 2 चीजें होती थी। एक होता था मॉडल, किसने तैयार किया, और दूसरा होता था लक्ष्य, क्या रखा गया। लेकिन छठी या उसकी बाद की जो योजना जितनी भी बनी उसमें आपको मॉडल्स के नाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब 5वीं पंचवर्षीय योजना में विवाद हो गया था योजना को बनाने को लेकर, जब पहले लकड़वाला को यह काम बनाने के लिए दिया गया लेकिन विवाद कर उन्होंने छोड़ दिया, बाद में डी धर ने बनाया। इसलिए जब यह योजना बनाई गई तो इसमें एक निश्चय लिया गया कि अब जो योजनाएं हैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं बनाई जाएंगी। अब योजनाओं को जो है एक योजना आयोग की योजना के नाम से ही जाना जाएगा, और इसीलिए आपको आगे से अब योजनाओं के जो बनाने वाले हैं उनका नाम आपको आगे नहीं मिलेंगे, क्या वो लक्ष्य मिलेंगे। और जब छठी योजना बनाई गई इसमें जब लक्ष्य निर्धारित किया गया, जब यहां पर लक्ष्य जब निर्धारित हुआ तब इसमें पहला रखा गया इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया। दूसरा रखा गया वापस जो पहले रखा गया था, गरीबी हटाओ। यानी कि जो गरीबी हटाओ यानी कि 2 योजनाओं का हिस्सा रहा, पहले 5वीं योजना का और बाद में छठी योजना का। तीसरा रखा गया बेरोजगारी में कमी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत रखा गया। यह योजना एक सफलतम योजना के रूप में आती है क्योंकि यहां पर जो ग्रोथ का, विकास का
जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया 5.2% और जो अचीव किया गया, प्राप्त किया गया, दैट वाज 5.6%। यानी कि हमारा जो विकास दर था वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ा। हमने यहां पर बोला कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे की जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई देश अपनी राष्ट्रीय आय में विकास करना चाहता हो, उसको आगे बढ़ाना, कैसे बढ़ा सकता है? हम कहते हैं जीडीपी को बढ़ाकर। बिल्कुल सही। जीडीपी कैसे बढ़ाई जाएगी? देखिए, किसी भी देश की विकास प्रक्रिया को तेज करने का सबसे आसान तरीके होते हैं, दो तरीके। पहला होता है कि उस देश में कुछ अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां करते रहिए, जिससे क्या होगा, जब भी आपके देश में कोई अंतरराष्ट्रीय गतिविधि होती है, आपकी जो विकास प्रक्रिया है वो अपने आप कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक लक्ष्य है कि आपको इस समय तक ये कार्य को पूर्ण करना है, जिससे आपके यहां पर जो जीडीपी जो है अपने आप तेजी से बढ़ती चली जाती है। प्लस जब आपके यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन होता है, तब विदेशी पर्यटक आते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं, विदेशी अतिथि आते हैं, जो हमारे माल को देखते हैं, लेके जाते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको विस्तार होता है। दैट इज द रीजन आपने देखा होगा कि अधिकांश देश लगातार यह प्रयास करते रहते हैं कि हमारे यहां पर कुछ ना कुछ अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां चलती जानी चाहिए, चाहे वो खेल प्रतियोगिताएं हो, चाहे वो फिल्म फेस्टिवल्स हो, चाहे वो व्यापार सम्मेलन हो, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। लगातार होता भी रहता है, जिससे विकास प्रक्रिया जो है अपने आप ही तेज गति में आ जाती है। यहां पर भी यही किया गया। आपको पता ही होगा कि हमने 1982 में 1982 में हमने आयोजित किया था किसका? एशियन गेम्स का। भारत में 2 बार एशियन गेम्स हुए, पहले 1951 में पहले एशियन गेम्स और बाद में 1982 में दूसरी बार आयोजन किया गया। इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया गया, इस एशियन गेम्स का, देश की विकास प्रक्रिया को आगे लेके जाने के लिए। और इसी की जब ओपनिंग सेरेमनी थी 19 नवंबर 1982, जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, इस दिन भारत में पहली बार आए फर्स्ट कलर टीवी ब्रॉडकास्ट, पहला रंगीन टीवी प्रसारण इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। इसी पंचवर्षीय योजना में 1 जुलाई 1982, 1 जुलाई 1982 हमने यहां पर शुरुआत करी, एक बैंक खोला गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात आयात बैंक। भारत में आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए और अधिक सरल बनाने के लिए, फंडिंग करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। इसके साथ साथ 12 जुलाई 1982 शुरुआत की गई नाबार्ड की। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता ही चुका हूं पहले कि जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना जो थी 1982 में की गई, ताकि रूरल सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को और अधिक विकसित किया जा सके, उसको और अधिक आगे लेके जाया जा सके। इसके साथ साथ हमने 15 अप्रैल 1980 6 और प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर 14 1969 में और 6 इस दौरान जो थे, हमने जो है इनका विकास कर दिया, ताकि हमारी जो स्थिति थी वो और अधिक जो है वो सुधर सके। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई। ये जो पंचवर्षीय योजना है, बहुत तेजी से इस योजना ने काम किया और इसी पंचवर्षीय योजना में 4 अप्रैल 1984, अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा भी गया था, ये 4 अप्रैल 1984 फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, अंतरिक्ष में पहला भारतीय, पता ही आपको,
एयरफोर्स से स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो है पहले भारतीय बने जो अंतरिक्ष में गए। कहां से गए थे? क्वेश्चन यही आया था, एग्जाम में पूछा गया था कि जो राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में गए थे कहां से गए थे। याद रखिएगा, ये गए थे बेकानूर स्पेस स्टेशन रशिया। ये गए थे बेकानूर स्पेस स्टेशन। बेकानूर स्पेस स्टेशन से जो थे ये रशिया में जो है वहां से गए थे। सोयूज T11 इनके जो रॉकेट का नाम था, सोयूज T11, वहां से ये गए थे। इन 5 सालों में हमने बहुत तेजी से विकास किया। ये माना जाता है कि इस दौरान विकास और भी हो सकता था और हम जो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है जो हमने 5.6 से लेकर गए वो 6% तक भी जा सकता था। लेकिन इस दौरान पंजाब में जो था आतंकवाद जो था बहुत जोरों पे रहा इस दौरान, जिस कारण से पंजाब में उतना विकास प्रक्रिया नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी। इसी दौरान इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी गई, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या का इस योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जो थे वो प्रधानमंत्री बने। और जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसी नीतियों को आगे बढ़ाया, युवा प्रधानमंत्री, और देश की जो विकास प्रक्रिया थी वो जिस प्रकार से थी उसी प्रकार से चलती रही और हमने जो था विकास की राह को आगे की तरफ पकड़ा। तो ये थी हमारी 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हम आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना पर। लेकिन याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना हमारी वो योजना है, ये हमारे वो 5 साल है 1985 से 1990 तक। ये हमारे वो 5 साल है जिन्होंने हमारा इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदला। भारत की राजनीति में, विज्ञान में, तकनीक में इतने परिवर्तन हुए और इतने अच्छे और इतने खराब दोनों ही प्रकार के परिवर्तन हुए, जिससे हमारी स्थितियां काफी हद तक सुधरी और कुछ हद तक उसमें खराबी भी आई। कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज भी हुई जो आज तक कंट्रोवर्सीज चलती हैं। उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे 7th 5 ईयर प्लान में।